So guys, what's up? Welcome back to the channel and welcome back to the very important discussion for the coming attempt of January 26 और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं the MTPs of CA Interlaw that is for January 26 attempt। और दोनों MTP हम एक ही वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। MTP 1 भी आज डिस्कस होगा, MTP 2 भी डिस्कस होगा, कुछ नए क्वेश्चंस हैं वो भी डिस्कस करेंगे, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स जहां पे गलती कर सकते हो वो भी डिस्कस करेंगे। और मैंने काफी सारी मार्किंग और सारी नोटिंग जो है वो पहले करके रख ली है ताकि काफी सारा टाइम सेव हो जाए, तो बहुत टाइम नहीं लगने वाला, बहुत जल्दी अपन इसको सब जो है वो कवर कर लेंगे। एमसीक्यूज मैं तुम्हारे साथ सॉल्व करूंगा और बाकी सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी मार्क करके रखे हैं, ठीक है। अभी जब मैं इसमें और नोटिंग करूंगा, अभी जब पढ़ाऊंगा तो पढ़ाते समय और जो चीजें लिखूंगा वो लिखने के बाद ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो जाओ ज्वाइन कर लो और यू विल गेट दिस पीडीएफ फ्रॉम देयर, ठीक है। और मैं एक चीज और बता देता हूं, आई एम मेकिंग वन मोर पीडीएफ, जिस पीडीएफ के अंदर मैं क्या करने वाला हूं, सारे जितने लिंक है ना वो सारे एक जगह पे कंपाइल कर दिए, मतलब एक जगह सारे लिंक असेंबल कर दिए हैं। सारी रिवीजन वीडियो चैप्टर वाइज आपको नाम दिखेगा, उसके आगे उस वीडियो का लिंक होगा, उसके आगे उसके नोट्स का लिंक होगा, मतलब प्रॉपर एकदम ऑर्गेनाइज्ड मैनर में पूरी लिंक की पीडीएफ मैंने बना दी है। दैट इज फॉर रिवीजन वीडियोस आल्सो, राइटिंग प्रैक्टिस के लेक्चर्स आल्सो, आरटीपी एमटीपी के लेक्चर उनके नोट्स, ठीक है, एमटीपी के लेक्चर उनके नोट्स, आरटीपी के लेक्चर उनके नोट्स, राइटिंग प्रैक्टिस की लेक्चर्स के लिंक उसके साथ में रिटन पीडीएफ और एमसीक्यूज वाले लेक्चर उनके लिंक उनके पीडीएफ, वो सारी चीजें एक ही पीडीएफ के अंदर कंबाइंड है और वो भी जो है वो टेलीग्राम में आपके साथ शेयर हो जाएगी, ठीक है। ओ अब इसके बाद क्या होगा, ये जब आपका हो जाएगा, एमसीक्यू हम डेली डिस्कशन कर रहे हैं टेलीग्राम में, जो एमसीक्यूज डेली टेलीग्राम में होते हैं रात को, वो प्लीज अटेंड कीजिए बिकॉज इट विल हेल्प यू टू गेट दैट। अरे मालिक, वो थोड़ा सा गलती हो गई। चलो अभी आवाज आ रही है, मेरे को ये बताओ कहां से आवाज आपको नहीं आई, कहां से आवाज आपको नहीं आई? हे भगवान, आप बोलते रह गए और हमको सुनाई नहीं दिया। अब आ रही है, कहां से नहीं आई? लास्ट कहां तक सुना था मैं बता देता हूं उसके आगे। हेलो मालिक, एमसीक्यू डेली टेलीग्राम में हो रहे हैं, ठीक है, तो एमसीक्यू डेली अटेंड करो। आई वॉज सेइंग दैट एमसीक्यू डेली अटेंड करो और एमसीक्यू डेली अटेंड करने के बाद जितने सारे एमसीक्यूज हैं वो आपको हेल्प करेंगे और वो जो पीडीएफ है, एक तो कंबाइंड पीडीएफ जिसके अंदर सारे लिंक हैं वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। एमसीक्यू डेली आपको अटेंड करने यूट्यूब पे और उसके बाद आई विल गिव यू द मॉक टेस्ट ऑल्सो, देन आई विल गिव यू द मॉक टेस्ट ऑल्सो। पूरा कंप्लीट मॉक टेस्ट मैंने बोला था 100 मार्क्स का मॉक टेस्ट में डालूंगा लॉ का, तो वो आपको मिल जाएगा, बट वो सब मिलेगा टेलीग्राम में, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ठीक है, ठीक है सर। और इतने गंदे बच्चों, वीडियो लाइक कर दो ना, पहले वीडियो को कर दो लाइक, चैनल पे नए हो तो फटाफट से कर दो सब्सक्राइब। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द एमटीपी 1 और एमटीपी 2, दोनों एमटीपीज में करा के फिर आपको जो पीडीएफ है वो शेयर कर दूंगा टेलीग्राम के अंदर, ठीक है, ठीक है सर। चलो तो ये आपका एमटीपी 1 है और एमटीपी 1 एक बार ही देखते हैं जरा आईसीआई ने क्या क्या बढ़िया बढ़िया चीजें दी हैं तुमको एमटीपी 1 में। आ जाओ,
अब पेपर से पहले का तो ये लास्ट लाइव है, इसके बाद तो मैं तुमको मिलूंगा सीधा लास्ट डे मैराथन पे। और जो लास्ट डे मैराथन है वो क्लास भी ऑलरेडी मैंने शेड्यूल कर दी है, उसको भी लाइक करके रखना, नोटिफिकेशन ऑन करके रखना, ताकि तुमको मिल जाएगी नोटिफिकेशन। ठीक है, ठीक है। चलो यहां पर मैं आता हूं सबसे पहले केस सिनेरियो पे। कुछ एमसीक्यूज इन्होंने नए दिए हैं, मतलब देयर आर सम न्यू एमसीक्यूज बट दे आर इजी वन, ठीक है, वो मैनेजेबल है। कुछ पुरानी वही सेम टू सेम केस स्टडी कर दी है। कुछ इन्होंने इतनी, मतलब मैं बोल रहा हूं इतना एफर्ट डाला ही नहीं कि जो एमटीपी 1 में क्वेश्चन पूछा वही एमटीपी 2 में पूछ लिया, या जो आरटीपी में पूछा वही एमटीपी में पूछ लिया। तो कुछ तो रिपीटेड क्वेश्चंस भी हैं, यू विल सी सम रिपीटेड क्वेश्चंस आल्सो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। मैंने बोला आपको केस में घूमने की जरूरत नहीं होती, सीधा कूद के फटाफट आ जाएगा क्वेश्चंस के ऊपर। अगर क्वेश्चंस में से कुछ हमको लगेगा कि हमको ऊपर केस में जाने की जरूरत है तो हम जाएंगे, अदरवाइज अपन यहीं से आंसर ले लेंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लो पहला ही क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नील एक बंदा है, वो सेल्स एग्जीक्यूटिव है इस कंपनी में, वर्किंग डायरेक्टली अंडर मिस्टर दिनेश, वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग, और इसको कंपनी से लोन चाहिए ताकि ये उसी कंपनी के इक्विटी शेयर खरीद सके। तो वैसे तो एक कंपनी अपने शेयर खरीदने के लिए लोन नहीं दे सकती, बट आप एम्प्लॉय को दे सकते हो, आप एम्प्लॉय को लोन दे सकते हो। और अभी आप एक चीज और नोट करोगे, पता है क्या, मैं तुमको बताऊं, अभी जब दोनों एमटीपी पढ़ोगे ना, तुम बोलोगे अरे सर यही वाले एमसीक्यूज तो हम टेलीग्राम में कर रहे हैं, जो तुम लोग मेरे को बोलते हो ना एमसीक्यू, वो एमसीक्यू वही वाले टेलीग्राम में डाल रहा हूं मैं। मतलब तुम देखो, मैंने एमटीपी आज ही खोल के देखा एंड आई जस्ट सॉ कि भाई वो वाले एमसीक्यूज हमने ऑलरेडी एमसीक्यू में ये वाले एमसीक्यूज या कुछ ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस में कवर कर लिए थे हमने पहले ही। ठीक है, हमने क्या बोलते हैं एमसीक्यूज टेलीग्राम में कवर करे, काफी सारे क्वेश्चन तुमको देखे हुए लगेंगे। तो मैं तुमको बोल रहा हूं इट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। सीरियसली वो जो एमसीक्यू वाले सेशन है रात को टेलीग्राम में, वो आपको बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि उसमें काफी सारे पॉइंट्स की कवरेज हो जाती है। ठीक है, वो आपको अभी समझ में आ जाएगा ये दोनों एमटीपी देख के। नील सेल्स एग्जीक्यूटिव एट नोवा क्रेस्ट फार्मा लिमिटेड, वर्किंग डायरेक्टली अंडर मिस्टर दिनेश। तो ये बंदा एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय में डायरेक्टर केएमपी नहीं होना चाहिए, अदरवाइज और कोई बंदा हो तो उसको लोन मिल जाता है। बट केएमपी की डेफिनेशन क्या होती है, केएमपी की डेफिनेशन होती है उसमें सर वो सीईओ आता है, सीएफओ आता है, होल टाइम डायरेक्टर, कंपनी सेक्रेटरी, या फिर 1 लेवल बिलो द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। यार है, अब ये थोड़ा सा जानबूझ के तुमको कंफ्यूज कर रहे हैं कि जो नील है ना, ये बिल्कुल डायरेक्टली अंडर मिस्टर दिनेश काम करता है और मिस्टर दिनेश वाइस प्रेसिडेंट है। बट ये वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग का है, कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट थोड़ी है। तो ही इज नॉट अ केएमपी, ये मिस्टर नील केएमपी की डेफिनेशन में नहीं आएगा, इसको ये मत अज्यूम करना ही इज वर्किंग 1 लेवल बिलो द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और टॉप लेवल मैनेजमेंट, ऐसा कुछ नहीं है। सीधा सीधा सिंपल सारा एक एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को लोन मिल सकता है, हाँ मिल सकता है, बट कितना मिल सकता है, उसकी 6 मंथ की सैलरी के बराबर लोन मिल सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब तुम देख रहे हो केएमपी वाली, अब देखो मैं अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाऊं या इसे हल्के से मजे लेना चाहे तो वो यहां पे क्या कर देंगे, मिस्टर दिनेश की जगह कोई ऐसा बंदा बिठा देंगे जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वाला बंदा होगा, और तुम भूल जाओगे ठीक है एक एम्प्लॉय है 6 महीने की सैलरी का लोन ले सकता है। बट वहां पर फंस जाओगे, वहां पर ये ध्यान रखना कि अगर कोई बंदा जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के 1 लेवल बिलो काम कर रहा है वो केएमपी वाली डेफिनेशन में आ जाता है, तो ध्यान रखना केएमपी लोन नहीं ले सकता है। ठीक है, मैंने जो एमसीक्यू बनाया था, मैंने एमसीक्यू में कंपनी सेक्रेटरी डाला था, अगर याद हो तो। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम द केस सिनेरियो इट इज एविडेंट दैट विद अ व्यू टू स्टार्ट हिज ओन फिल्म प्रोडक्शन, इसने एक 1% कंपनी बनाई। आपको बताना है किस तरीके से कंपनी का नाम रजिस्टर्ड ऑफिस के बाहर डिस्प्ले किया जाएगा। तो कुछ नहीं, आपको कंपनी का नाम लिखना है और ब्रैकेट में आप क्या करोगे, ब्रैकेट में आप लिखोगे 1% कंपनी, ब्रैकेट में आप लिखोगे 1% कंपनी। तो ऋषभ फ्रेमक्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड, ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, 1% कंपनी। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, अज्यूम दैट मिसेस मीरा विड्रू हर कंसेंट। अब इन्होंने किसी को नॉमिनी बनाया होगा, मान लो उन्होंने अपनी कंसेंट विड्रॉ कर ली टू एक्ट एज अ नॉमिनी एंड गिव द नोटिस ऑन 8th ऑफ जुलाई, और उन्होंने 8 जुलाई को नोटिस दे दिया। विद इन व्हाट मैक्सिमम टाइम मस्ट ऋषभ नॉमिनेट अनदर पर्सन एज द न्यू नॉमिनी। तो कितने दिन के अंदर नया नॉमिनी अपॉइंट हो जाता है, सर 15 दिन के अंदर। 15 दिन के अंदर अंदर नया नॉमिनी अपॉइंट हो जाता है। अब यहां पर गेम थोड़ी सी और डिफिकल्ट कैसे हो सकती है, मैं आपको बताता हूं। गेम थोड़ी सी डिफिकल्ट ऐसे हो सकती है कि यहां पर आपको डेट दे रखी है कि उन्होंने किस दिन विड्रॉ करा है, तो थोड़ा सा बस ऐसा आपका काम बढ़ाने के लिए क्या कर देंगे, आपको डेट्स दे देंगे, 3-4 डेट दे देंगे और बोलेंगे बताओ इनमें से कौन सी डेट तक हो जाना चाहिए। तो फिर तुम्हें 15 दिन काउंट करने पड़ेंगे, एक डेट निकालनी पड़ेगी। जैसे क्वेश्चन इन्होंने आगे दिए हैं, क्योंकि देखो ऐसे वाले क्वेश्चन दिए आगे, तो ऐसा भी ये ऊपर वाले क्वेश्चन में भी गेम कर सकते हैं। ठीक है, सपोज दिस ऋषभ नॉमिनेट्स मिस्टर करण एज द न्यू नॉमिनी। इसने मिस्टर करण को नया नॉमिनी बना दिया ऑन 20th ऑफ जुलाई।
बाय व्हाट डेट द कंपनी शैल फाइल द नोटिस टू द आरओसी। आरओसी को आप आईएनसी 4 फाइल करते हो तो कितने दिन में फाइल करेंगे सर? 30 डेज के अंदर फाइल करेंगे। तो अगर आपको 20 जुलाई को नॉमिनी बनाया गया है तो मैं बोलूं वहां से 30 डेज आपके काउंट हो जाएंगे, तो 19 अगस्त आ जाएगा और 19 अगस्त तक आपको आरओसी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। 19 अगस्त तक आपको आरओसी को इन्फॉर्म कर देना है। ठीक है, ठीक है सर। आगे चलेंगे। इसके बाद इजीएस्ट केस सिनेरियो, इससे आसान केस मैंने नहीं देखा जिंदगी में। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। अर्जुन जो है वो रिटायर हुआ एंड द पर्पल एलएलपी कंटिन्यूड विद मीरा एंड येलो इंडस्ट्रीज लिमिटेड। यानी एक एलएलपी है, उसमें 3 पार्टनर थे, एक अर्जुन और एक पर्पल एलएलपी। एक एलएलपी भी एलएलपी में पार्टनर हो सकती है, ठीक है। एंड येलो इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और येलो इंडस्ट्रीज लिमिटेड भी क्या थी? उसमें पार्टनर थी। बोलो हाँ है ना? हाँ सर। उसमें से अर्जुन रिटायर हो गया और एलएलपी जो है अभी भी उन दोनों के साथ ही कंटिन्यू कर रही है, उन दोनों के साथ ही कंटिन्यू कर रही है। ठीक है, ठीक है सर। इसमें ये 3 पार्टनर है जिसमें से मीरा और अर्जुन डीपी हैं। मीरा और अर्जुन डेजिग्नेटेड पार्टनर है। तो अगर अर्जुन रिटायर हो जाएगा तो एक डीपी चला गया, अब तो एलएलपी में एक ही डीपी रह गया, जबकि एलएलपी में 2 डीपी होनी चाहिए। तो फिर इन केस क्या करना पड़ेगा? क्या एलएलपी को डिसॉल्व कर दें? नहीं। क्या एलएलपी अभी एक डीपी के साथ काम कर सकती है? नहीं। क्या आपको एक बॉडी कॉर्पोरेट होनी और लानी पड़ेगी जो फॉरेन कंपनी? हट। एक किसी और पार्टनर को अपॉइंट करो जो कि डीपी होना चाहिए, बिकॉज हर एलएलपी के अंदर 2 डीपी होने चाहिए। हर एलएलपी के अंदर 2 डीपी होने चाहिए। आगे बोलता है हु मस्ट बी द रेजिडेंट इन इंडिया अमंग्स द डीपी। डीपी में कितने डीपी रेजिडेंट होने चाहिए? क्या दोनों डीपी रेजिडेंट होने चाहिए, या एक डीपी रेजिडेंट होना चाहिए, या कोई भी डीपी रेजिडेंट नहीं होना चाहिए? आंसर इज सर एटलीस्ट 1 डीपी मस्ट बी रेजिडेंट। कम से कम एक डीपी रेजिडेंट होना चाहिए। इन द गिवन केस सिनेरियो सपोज येलो इंडस्ट्रीज लिमिटेड ऑल्सो लीव द एलएलपी। मान लो वो जो कंपनी थी, बॉडी कॉर्पोरेट थी, वो भी एलएलपी छोड़ देती है, तो अब पार्टनर कौन रह गया? सिर्फ मीरा। एंड एलएलपी 6 महीने से ज्यादा काम करती है, मतलब 6 महीने हो गए येलो इंडस्ट्रीज को भी छोड़े हुए, और एक ही पार्टनर से एलएलपी चल रही है और 6 महीने से ऊपर हो चुका है, तो हु विल बी लायबल? अरे यार मीरा। ये क्वेश्चन तुम पेपर में दे दो तो बच्चों के मजे आ जाए। आई साहब, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आईसीआई पेपर में दे दे तो मजे आ जाए। नहीं, बट ठीक है चलो, नहीं देते पेपर में। पेपर में तो भाई साहब अलग ही गेम होती है। यहां ऐसे दिखाते हैं टॉफी, उधर जब टॉफी खोलो तो पता चलता है वो जहर वाली टॉफी है, उसके अंदर जहर है भरा पड़ा है। ठीक है, नाउ कम टू द थर्ड केस सिनेरियो। ये इन्होंने दिया है जीसीए के ऊपर। अच्छा केस है तो थोड़ा सा ऐसा करके जाना, ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से करके जाना। सितंबर का कॉम्पेंसेशन तुमको जनवरी में मिल जाएगा। ठीक है, चलो। वैसे तुम गंदे तो हो, इतने सारे बच्चे क्लास देखते हो, बट तुम लाइक नहीं करते ना तुम। आओ, क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन डज द पीरियड फॉर सबमिटिंग द रिपोर्ट एक्सपायर। अब ये मुझे नहीं पता। अब देखो ये वाला क्वेश्चन ऐसा है कि मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आया, मैं आंसर नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे ऊपर जाना ही पड़ेगा केस में। तो केस में इन्होंने क्या बोला है मैं बता देता हूं। केस की समरी ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ना एक ऑर्डर पास करा है 19 अगस्त को, और एक कमीशन को अपॉइंट करा है, मतलब एक अथॉरिटी को अपॉइंट करा है, किस चीज के लिए? इन्वेस्टिगेशन वगैरह करने के लिए, और उसको रिपोर्ट देनी थी 90 दिन के अंदर अंदर। तो ये बोल रहा है बताओ उसका टेन्योर, उसको कब तक रिपोर्ट देनी है? उसको रिपोर्ट देनी है 90 दिन के अंदर। तो 90 दिन 19 अगस्त से काउंट करेंगे तो कैसे निकलेंगे? तो मैंने निकाल के रखा हुआ है। 19 अगस्त से आप काउंट करोगे तो 19 तक तो चला गया। ये एक मिनट, नोटिफिकेशन पब्लिश हुई है कब? 24 अगस्त को। नोटिफिकेशन पब्लिश हुई है 24 अगस्त को, और कमीशन को 90 दिन के अंदर रिपोर्ट देनी थी। तो 24 दिन तो चले गए अगस्त के, तो 25 से लेके 31 तक अगस्त के 7 दिन हो गए, सितंबर के 30 डेज हो गए, 31 डेज अक्टूबर के हो गए, और 22 दिन नवंबर के हो गए, टोटल मिला के 90 डेज हो गए। तो 22 नवंबर विल बी द डेट। आपको 22 नवंबर तक क्या करना पड़ेगा? रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी। आपको 22 नवंबर तक रिपोर्ट क्या करनी पड़ेगी? सबमिट करनी पड़ेगी। बोलो हाँ या ना? यस सर। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर है? यस सर। आगे चलेंगे। फिर उसके बाद बोलता है हाउ शुड द 10 किलोमीटर डिस्टेंस बी मेजर्ड। हट, क्या क्वेश्चन पूछा है? हट चल। डिस्टेंस कैसे मेजर होता है? इन अ स्ट्रेट लाइन ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। वेदर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज द पावर टू मॉडिफाई द टेन्योर अंटिल फर्दर नोटिस। अब ऊपर थोड़ा केस में इन्होंने क्या बोला है कि इसका ना टेन्योर वेन्योर एक्सपायर होने वाला था, फलाना फलाना। However, before that date, the central government issued an order extending the tenure। और उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर पास कर दिया उसका टेन्योर बढ़ाने का, उसका टेन्योर बढ़ाने का। तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट टेन्योर बढ़ाने का ऑर्डर पास कर सकती है? यस, ऑर्डर पास कर सकते हो।
आप टेन्योर चेंज कर सकते हो ना भैया, आपने अपॉइंट करा था तो आपने उसको टेन्योर दिया था, तो आप उसको उस ऑर्डर का टेन्योर, उसमें जो आपने ऑर्डर पास किया था उसमें जो आपने टेन्योर लिखा था, क्या आप उसका सेपरेट ऑर्डर पास करके फिर दोबारा उसका टेन्योर चेंज कर सकते हो? हाँ, बोलो हाँ। हाँ। इसके बाद आ जाओ, फालतू कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं जो इन्होंने रिपीट मारे हैं बार बार, ठीक है। ये देखो, एट द मीटिंग इस तरीके से वोटिंग हुई है, फेवर में वोट्स आया 3000, अगेंस्ट में वोट आया 1200 और इनवैलिड वोट्स हैं 300, इनको तो छोड़ दो, बचे सिर्फ 4200। 4200 में से अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक ना स्पेशल रेजोल्यूशन पास होना था, आपको बताना है, आपको बताना है। मुझे लगा इतना अच्छा क्वेश्चन फ्रेम किया है, नीचे जाके पूछेंगे कि बताओ एसआर पास हुआ या नहीं हुआ, फिर उसके कुछ गंदे गंदे एमसीक्यू बनाएंगे। मैं ऊपर से क्वेश्चन पढ़ता हुआ आ रहा था, नीचे आके देखा बदतमीजों ने ये पूछा है, मतलब सॉरी, सीधा सीधा ये पूछा हुआ है, ये बदतमीज सा क्वेश्चन है। इसमें ये पूछा हुआ है कि एक बात बताओ, एक बात बताओ, पता है क्या एसआर कैसे पास होता है? जब 3/4 फेवर में जो वोट्स होते हैं वो 3 टाइम्स होते हैं अगेंस्ट के। वाओ, फेवर में जो वोट होते हैं वो 3 टाइम्स होते हैं अगेंस्ट के, मतलब ठीक है। हालांकि इसका पॉइंट ऐसे बन सकता था, 4200 वोट्स हैं तो इसका 3/4 निकाल लो, फिर आपको देखना पड़ेगा कि 3000 वोट फेवर में जो आ रहे हैं क्या वो 3/4 या उससे ज्यादा हैं, क्या वो 3/4 या उससे ज्यादा है या नहीं है, तो वो देखना पड़ेगा एक बार, ठीक है। ठीक है सर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ। देविका कंस्ट्रक्शन लिमिटेड एक कंपनी, उन्होंने अपना स्टैट ऑडिटर अपॉइंट करना है और उनके पास 3 ऑप्शन है, अर्जुन मल्होत्रा प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, केएस एंड एसोसिएट एलएलपी उसको अपॉइंट कर सकते हैं जिसके तीनों पार्टनर चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ध्यान रखना मेजॉरिटी पार्टनर सीईओ होने चाहिए, ठीक है। एंड फिनप्लस एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड, हाय कंपनी को ऑडिटर नहीं बना सकते। बेस्ड ऑन द अबव प्रोविजन बताओ कौन ऑडिटर बन सकता है? ये भगवान, मैं बोलूं पता है कौन ऑडिटर बन सकता है? ऑडिटर बन सकता है सिर्फ और सिर्फ अर्जुन एंड केएस एलएलपी, कंपनी थोड़ी ऑडिटर बन सकती है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। ये क्वेश्चन अच्छा था, ये हमने कहीं पे तो डिस्कस किया है, मुझे क्यों याद आ रहा है ये क्वेश्चन मैंने या तो तुमको एमसीक्यू में डिस्कशन कराया है या फिर ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें राइटिंग प्रैक्टिस में डिस्कस कराया है, मैंने कहीं तो डिस्कस कराया है जहां पर सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भैया एक बंदा था, चेयरमैन था, ठीक है, इतनी तारीख को मीटिंग हुई, एजीएम हुई, वो बंदा बाहर चला गया 31 दिन के लिए, एजीएम के 2 दिन बाद वो बंदा बाहर चला गया और बाहर, या फिर हमने ये उसमें आरटीबी में डिस्कस करा है, हमने कहीं तो डिस्कस करा है ये, ठीक है। और ये बंदा 31 दिन के लिए बाहर चला गया, जब 31 दिन के लिए बाहर गया वापिस आया, तो अब बताओ साइन किसने, पता है वो बाहर गया था ना, तो साइन पता है किसने कर दिए? साइन कर दिए 2 डायरेक्टर ऑफ द कंपनी जिसमें से एक एडिशनल डायरेक्टर है। तो क्या ये वैलिड सिग्नेचर है? नो, दिस इज नॉट द वैलिड सिग्नेचर बिकॉज चेयरमैन इज अनेबल टू साइन, देन रिपोर्ट साइन करेंगे 2 डायरेक्टर जिसमें से एक एमडी होना चाहिए, और अगर कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी एंड कंपनी सेक्रेटरी को साइन करने पड़ेंगे। 11th में सी ऑप्शन भी तो सेम ही लग रहा है। अरे लाला, टोटल वोट्स का 3/4 नहीं है, द वोट कास्टेड इन फेवर मस्ट नॉट बी लेस देन द 3/4 ऑफ द वोट कास्टेड अगेंस्ट। ये वाला आरटीपी में था, है ना। क्वेश्चन नंबर 14, ये भी इजी क्वेश्चन है। मिस्टर अमर है, उसको $60,000 अपने सन को भेजने बाहर इन द यूएसए आफ्टर विनिंग अ बिग लॉटरी। लॉटरी का पैसा बाहर नहीं जा सकता, लॉटरी का पैसा यहीं पे खर्च करो, लॉटरी बाहर नहीं जाती, लॉटरी का पैसा यहीं उड़ाओ, लॉटरी का पैसा बाहर नहीं जाता। तो कैन नॉट रिमिट बिकॉज दिस इज प्रोहिबिटेड, तो 14 का आंसर बी है। 15 पे आ जाओ जी। मिस्टर रजनीत एंड इंडियन रेजिडेंट इंडिविजुअल विशेस टू ऑब्टेन द फॉरेन एक्सचेंज फॉर अ गिफ्ट रेमिटेंस टोटलिंग $50,000, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट दिस। बंदा $50,000 भेजना चाहता है एज अ गिफ्ट, तो क्या ये रेमिट कर सकता है? हाँ, ये रेमिट कर सकता है, कैन फ्रीली रेमिट फॉर द गिफ्ट एज इट इज अ करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन एंड अमाउंट इज ऑल्सो लेस देन $250,000, कोई अप्रूवल लेने की जरूरत भी नहीं है। तो आंसर इज ए, आंसर इज ए। कितना आसान है, वेरी वेरी इजी। अब इसके बाद मैं तुमको बता देता हूं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में इन्होंने कोई ऐसा बहुत आड़े टेढ़े क्वेश्चन तो नहीं पूछे, कुछ तो बिल्कुल ही लल्लू है, तो फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये डिविडेंड का रिपीट क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन है, ऑलरेडी आप कर चुके हो, जिस क्वेश्चन में सीधी सीधी सी बात ये की गई है कि
कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर करा 30% का ऑन द पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। हाउएवर एक इक्विटी शेयर कैपिटल, एक इक्विटी शेयर होल्डर था, डिक्लेरेशन हुई है डिविडेंड की 30 मई को, बट एक बंदे को 25 जुलाई तक डिविडेंड नहीं मिला। उसने बोला कि मैं तो कंपनी अगेंस्ट केस फाइल करूंगा और मुझे कंपनी से क्या चाहिए, 20% पर एनम का इंटरेस्ट चाहिए डिफॉल्ट के लिए। बट क्या उसको 20% पर एनम का इंटरेस्ट मिलेगा? मैं बोलूंगा नहीं, 20% का नहीं मिलेगा, आपको 18% का इंटरेस्ट मिलेगा। तो आपको यहां पर 127 कोट करना है, सेक्शन नंबर 127 कोट करना है कि ये पनिशमेंट हो जाएगी, डायरेक्टर 2 साल तक के लिए जेल जा सकता है, 1000 रुपए का फाइन लगेगा और आपको 18% पर एनम का क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। देन उसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नया क्वेश्चन नहीं है, मैंने समरी बना रखी है इधर। एक कंपनी है विवेक लिमिटेड। विवेक लिमिटेड एक कंपनी है, वो ब्रेन लिमिटेड में 58% पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड करती है। तो मैं बोलूं ब्रेन लिमिटेड बिकम्स द सब्सिडियरी ऑफ विवेक लिमिटेड। और ये जो विवेक लिमिटेड है इसमें एक शेयर होल्डर है विजय, इसका एक शेयर होल्डर है विजय, और ये जो शेयर होल्डर है, इस शेयर होल्डर के पास इस विवेक लिमिटेड के 10% शेयर है। इसने क्या करा, इसने एक ट्रस्ट बनाई विजय ने, और विजय ने ये अपने जो 10% शेयर्स थे विवेक लिमिटेड वाले, ये उस ट्रस्ट को दे दिए, और उस ट्रस्ट का ट्रस्टी किसको बना दिया, ब्रेन लिमिटेड को। तो क्या ब्रेन लिमिटेड के पास ट्रस्टी कैपेसिटी में शेयर आ गए अपनी ही होल्डिंग कंपनी के? तो क्या वो होल्डिंग कंपनी के शेयर होल्ड कर सकती है? यस, बिकॉज इट इज इन द ट्रस्टी कैपेसिटी। तो चैप्टर नंबर 2 सेक्शन नंबर 19 का क्वेश्चन है, एक्सेप्शन वाले पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन है। ट्रस्टी कैपेसिटी में आप क्या कर सकते हो, शेयर होल्ड कर सकते हो, कुछ भी नई दिक्कत, कोई नया प्रॉब्लम, कोई नया डिस्कशन इसके अंदर नहीं है। नाउ आई विल कम टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज, लो भैया अगेन अ रिपीट क्वेश्चन। एक बंदा जो था मिस्टर गगन, ये दिल्ली में काम करता था, कहां काम करता था, गुड़गांव में काम करता था, गुरुग्राम में, ठीक है, गुरुग्राम में काम करता था, गुड़गांव में काम करता था। एंड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 24-25 उसने बंदे ने 183 डेज का काम करा, ठीक है। 1 अप्रैल 2025 को यानी नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ 25-26, इससे पिछले वाले फाइनेंशियल ईयर में वो 183 डेज काम कर चुका है। तो अकॉर्डिंगली 1 तारीख को बंदा क्या है, 1 अप्रैल को वो बंदा क्या है, 1 अप्रैल को वो बंदा है PRI, सिंपल। बट इसके बाद पता क्या हुआ, वो बंदा 2 अप्रैल को चला गया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो जैसे ही एम्प्लॉयमेंट के पर्पस से गया वो बंदा क्या बन जाएगा, PROI, ही विल बिकम द PROI। तो जैसे ही वो 2 तारीख को जाएगा ही विल बिकम PROI, बिकॉज वो बन चुका है क्या, PROI, बिकॉज वो एम्प्लॉयमेंट पर्पस से गया है। फिर बोल रहे हैं 30 अप्रैल को वो वापिस आया इंडिया 10 दिन के लिए फैमिली फंक्शन में। तो क्या इससे कोई स्टेटस चेंज होगा? दिस डज नॉट चेंज द स्टेटस, दिस डज नॉट चेंज द स्टेटस। वो बंदा अभी भी क्या रहेगा, PROI, स्टिल PROI, अभी भी क्या माना जाएगा, PROI माना जाएगा। रिपीट क्वेश्चन है, पहले भी आ चुका है। इसके बाद ये क्वेश्चन तुम्हें याद आ रहा होगा, अब भी राइटिंग प्रैक्टिस में करा था, इसी बार वाली, हाल फिलहाल में ये क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस में हमने करा था। तो आपको याद आ रहा होगा कि ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया था। इसमें ये बंदा कोरम में काउंट होगा, यस, ये कोरम में काउंट होगा। ये कोरम में काउंट होंगे, नो, ये कोरम में काउंट नहीं होंगे। डी जो है ये ग्रीन लिमिटेड और ब्लू लिमिटेड 2 कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव बन के आया है, तो ये भी कोरम में काउंट होगा 2 बार। बट ये प्रॉक्सीज हैं, ये सब कोरम में काउंट नहीं होंगे। तो मैं बोलूंगा कंपनी ने बोला था कि हमारी मीटिंग्स में 7 पर्सन का प्रेजेंस होना चाहिए, पर्सनली दे शुड बी प्रेजेंट, बट ये लोग क्या नहीं है, ये लोग कोरम में नहीं आ रहे, क्योंकि ये लोग काउंट ही नहीं हो रहे, मतलब ये लोग काउंट नहीं हो रहे कोरम में, कोरम वैलिड नहीं है, कोरम प्रेजेंट नहीं है। तो हम बोलेंगे कोरम इज एब्सेंट, कोरम इज एब्सेंट। हालांकि एक बात और सुन लो, एक पॉइंट और याद आ जाएगा, मैं बता देता हूं। ये कंपनी में 870 मेंबर्स हैं, तो 1000 मेंबर तक होते हैं, तो कोरम तो 5 होता है, बट एओए ने क्या बोला हुआ है, 7। तो अगर एओए में हायर कोरम दिया होता है तो फिर हायर कोरम फॉलो होता है। तो 7 बंदे चाहिए थे यहां पे, बट ये लोग कोरम कॉन्स्टिट्यूट नहीं कर रहे। वेरी इजी। आगे चलेंगे। कंपनीज एक्ट प्रिस्क्राइब द सर्टेन क्लास ऑफ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी टू अपॉइंट द इंटरनल ऑडिटर। बताओ पब्लिक कंपनी के लिए क्या लिमिट होती है? देख रहे हो, 25, 50, 100, 200। हे भगवान, क्या कर दिया इसी ने। ये क्वेश्चन पेपर में दे दो, मैं तो बोल रहा हूं मजा ही आ जाएगा। एक बार ऐसा क्वेश्चन पेपर में दो। फिर उसके बाद बोल रहे हैं जेंडर और नंबर वाला सेक्शन बता दो जनरल क्लॉज एक्ट का। जेंडर और नंबर वाला सेक्शन, जेंडर और नंबर वाला, ही इंक्लूड शी इंक्लूड नहीं, ही इंक्लूड शी, सिंगुलर इंक्लूड प्लूरल, प्लूरल इंक्लूड सिंगुलर, वो वाला सेक्शन लिखा है। हे भगवान। बॉक्स लिमिटेड इज अ कंपनी एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पेपर
काइंडली एक्सप्लेन द प्रोविजन रिलेटिंग टू कोरम। अभी तो ऊपर क्वेश्चन पूछा है तुमने 2 में ए कोरम का, फिर कोरम का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बताओ कोरम के प्रोविजन क्या होते हैं। तो अगर प्राइवेट कंपनी होती है तो 2 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट, पब्लिक कंपनी होती है तो फिर 1000 तक मेंबर्स है तो 5 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट, 1000 से ज्यादा है 5000 तक है तो 15 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट, 5000 से भी ज्यादा है तो 30 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट, अनलेस दे प्रोवाइड फॉर अ लार्जर कोरम, AOA प्रोवाइड फॉर द लार्जर कोरम। ओके, वेरी इजी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो 2 प्राइवेट के केस में 2, पब्लिक के केस में 5, 15, 30 डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ मेंबर। फिर उसके बाद बोलता है अगला क्वेश्चन लो जी, डिपॉजिट्स का सिंपल क्वेश्चन। कंपनी ने 1 करोड़ का लोन लिया फ्रॉम द बैंक, तो बैंक से लोन लेना डिपॉजिट नहीं होता, तो मैं बोलूंगा इट इज नॉट अ डिपॉजिट। सिंपल क्वेश्चन, डिपॉजिट की डेफिनेशन पे क्वेश्चन है। फिर उसके बाद बोल रहा है एक जो गवर्नमेंट कंपनी है ना वो 25% तक एक्सेप्ट कर सकती है, लल्लू हो गया, 35% तक एक्सेप्ट कर सकती है। 35% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद रिपीट क्वेश्चन, प्लेन वर्ड डू नॉट रिक्वायर एक्सप्लेनेशन। कौन सा रूल है बताओ सर? वेरी इजी, रूल ऑफ लिटरल इंटरप्रिटेशन। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड, रूल ऑफ लिटरल इंटरप्रिटेशन। तो कुछ भी फालतू दिमाग लगाना नहीं है, सीधा सीधा रूल आपको याद है, लिख के आ जाना। एक्सप्लेन द प्रोविजन रिलेटिंग टू द सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट। देखो ये क्वेश्चन इन्होंने एमटीपी में दिया है, तो मेरे को लग रहा है इसके प्रोविजंस पे कुछ क्वेश्चन आ सकता है। जैसे वो वाला क्वेश्चन आ सकता है कि एक बंदे ने एड्रेस दिया था, एक ना क्वेश्चन है क्वेश्चन बैंक में कि वो बंदे ने एड्रेस दिया था और मेरे को इस एड्रेस पे भेजना और एक पर्टिकुलर मोड से भेजना, उसके लिए पैसे भी दिए थे, बट वो बंदा यूएस से चला गया था तो कंपनी ने भेजा नहीं उसको क्योंकि वो यूएस से था। तो वेदर इट इज वैलिड और नॉट? नो, इट इज नॉट वैलिड, बिकॉज वो बंदा चला गया यूएसए में, उससे तुम्हें क्या मतलब? उसने तो तुम्हें पैसे दिए ना, तुम्हें तो भेजना पड़ेगा ना। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, इस पे मेरे को लग रहा है सेक्शन 20 पे कोई प्रोविजन पे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो इसका अच्छे से कर लेना एक बार सेक्शन 20 रिवीजन वीडियो देख लो एक बार। अभिषेक आगे आ जाओ। LLP is an alternative corporate business that form that gives the benefit of limited liability company and the flexibility of partnership. Explain. वाओ, वेरी इजी लाइन, सीधा सीधा पूछ रहे हैं बताओ इंपॉर्टेंस ऑफ LLP क्या होती है, बता देंगे। The definition sometimes include the word means, sometimes include, sometimes means and include, to apply and include. What is the meaning of such words? आपको वो बताना है। अगर mean से definition स्टार्ट होती है तो exhaustive होती है, include से स्टार्ट होती है तो इंक्लूसिव होती है, मीन्स एंड इंक्लूड होता है तो एग्जॉस्टिव होती है, वो सब बताना है यहाँ पे। वो 5 पॉइंट है ना डेफिनेशन वाले, वो लिखने हैं। देन उसके बाद ये तो मेरा फेवरेट है, मैं बोल रहा हूं इस अटेम्प्ट में आने की संपूर्ण संभावना है। ठीक है, डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट आपका इस अटेम्प्ट में आ गया तो इस अटेम्प्ट में आ गया, नहीं तो अगले अटेम्प्ट में पूछ लेंगे कि डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट बताओ, व्हाट इज डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट। उसके अंदर वो 6 मैटर्स आते हैं, इन्होंने तो बोला कोई 4 लिखो, हमें 6 के 6 याद करके जाने हैं कि वो हमने वो वाली अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस और अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो की हैं जो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही हैं, कंसिस्टेंटली हम उन्हें अप्लाई कर रहे हैं। हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो किया है, अगर कोई डिपार्चर किया है तो उसका जस्टिफिकेशन वगैरह, ठीक है, गोइंग कंसर्न बेसिस पे अकाउंट बने हैं और प्रॉपर आपने ड्यू डिलिजेंस दिखाई है फॉर द प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड, सेफगार्डिंग ऑफ एसेट, और आपका इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल कंपनी में एग्जिस्ट करता है, इट मस्ट बी एडिक्वेट, इट मस्ट बी ऑपरेटिव, और कंपनी के अंदर एक सिस्टम लगा हुआ है, एक सिस्टम इज डिवाइस्ड जिससे हमारे कंप्लायंसेस के बारे में पता चल जाता है, एंड दैट इज एडिक्वेट एंड दैट इज ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। वो 6 पॉइंट है, अभी 6 के 6 गिनवाए मैंने तुम्हें, ये 6 पॉइंट आपको लिख के आने डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट में। सेक्शन के साथ याद रखना, सेक्शन नंबर 134 सब सेक्शन नंबर 5। उसके बाद ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, समरी मैंने छांट ली है। देखो ऊपर कहानी बता रखी है, ये ऐसा 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 कुछ LLP बनाई है, इतना पैसा कंट्रीब्यूट करा है। इन्होंने 2 बंदों को रखा है, जॉन और केट को, दोनों नॉन रेजिडेंट हैं और इन दोनों को इन्होंने डीपी बना दिया है। क्वेश्चन बोल रहा है बताओ कंप्लाइंस है नॉन कंप्लाइंस है? नॉन कंप्लाइंस है, डीपी वाला सेक्शन कोड कर देना और बोल देना तुमने 2 नॉन रेजिडेंट को क्या बना दिया है? टीपी बना दिया है। हालांकि नया क्वेश्चन है, तुमने दोनों को क्या बना दिया है? डीपी बना दिया है, बट दोनों में से कोई एक बंदा रेजिडेंट होना चाहिए, दोनों नॉन रेजिडेंट है, ये गलत है। देन ये वाला क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल में एकदम ताजा ताजा गर्मा गर्म राइटिंग प्रैक्टिस में तुम्हें कराया था, अगर आपको याद आ रहा हो तो। मिस्टर ज्यूस इज अनवेल, वो बंदे को किडनी ट्रांसप्लांट कराने बाहर जाना है, तो बताओ फेमा के अंदर क्या प्रोविजन है? $2.5 लाख तक निकाल के लेके जा सकता है, शेड्यूल 3 के हिसाब से LRS के अंदर अलाउड होता है मेडिकल ट्रीटमेंट। बट अगर वहां का मेडिकल इंस्टीट्यूशन आपको एस्टिमेट दे देता है तो आप $2.5 लाख से ज्यादा भी लेके जा सकते हो बिना RBI के अप्रूवल के, बिना RBI के अप्रूवल के। देन उसके बाद सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपको दे रखा है 128 सबसेक्शन 5 का, बताओ कौन बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करता है? वेरी गुड।
एडवाइज एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। ये क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, मेरे को लग रहा है या तो डिपॉजिट ट्रस्टी का क्वेश्चन ये लोग दे सकते हैं या डिवेंचर ट्रस्टी का क्वेश्चन ये लोग दे सकते हैं। मैं आपको बोल रहा हूं प्लीज दोनों सेक्शन अच्छे से करके जाना, ठीक है। हालांकि ये वाला क्वेश्चन जो है ना, इसको भी मैंने राइटिंग प्रैक्टिस में कराया था और उसमें ना 4 पॉइंट वाला क्वेश्चन है, तो इसका जो 4 पॉइंट वाला क्वेश्चन है ना वो देख लेना। इसमें तो इन्होंने 2 ही पॉइंट दिए हैं, ठीक है, 5 मार्क्स, बट उधर इन्होंने वही वाले सेम क्वेश्चन में 4 पॉइंट दे रखे हैं और 4 पॉइंट देके बोल रहे हैं बताओ फॉलोइंग पर्संस आर अपॉइंट एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज अ ट्रस्टी और नॉट। तो वो 4 पॉइंट वाला क्वेश्चन जरूर कर लेना, ठीक है। ये बंदे ट्रस्टी बन सकते हैं नहीं बन सकते। एंड उसके बाद लास्ट एक सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन दे रखा है 7 परमिसिबल क्लासेस ऑफ द कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। मतलब ये तो पेपर में आ जाए ना, नमन करना, लिखना आंसर बाद में, पहले हाथ जोड़ के नमन करना जिसने पेपर बनाया है। कोई भी 5 6 7 जितनी पूछे लिख देना कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या क्या कर सकता है, PRI, ठीक है, सिंपल। नाउ कम टू सीरीज 2। 1 वाज वेरी इजी, नहीं 1 इजी थी या नहीं थी, जल्दी बताओ। 1 वाली इजी थी या नहीं थी सर? 1 वाली इजी थी। ऐसे ही एक बार भगवान करे पेपर आ जाए, इस बार मजे ही आ जाए सर हमको। नहीं, चलो ये रिपीट केस स्टडी है, ये सेम टू सेम केस स्टडी आपकी 35 केस सिनेरियोज की जो बुकलेट है, जो आईसीआई ने 35 केस सिनेरियोज दिए थे, उसके अंदर ये वाली केस स्टडी है ऑलरेडी। तो वहां पे भी हमने डिस्कस करी है। अगर आपने वो वीडियो करी हुई है तो डेफिनेटली ये केस स्टडी आपने कर रखी होगी। नहीं भी की हुई तो इट इज वेरी सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऊपर आपको जाना ही नहीं पड़ेगा केस स्टडी में, सारे क्वेश्चन डायरेक्टली यहीं से सॉल्व हो जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि कंपनी जो है वो अपनी मार्केटिंग टीम वगैरह को और एम्प्लॉइज को ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम को, मार्केटिंग टीम को रिवॉर्ड वगैरह करना चाहती है, तो उसके लिए स्वेट इक्विटी शेयर दे रही है। यू आर रिक्वायर्ड टू चूज द करेक्ट ऑप्शन एज टू वेदर द सेड स्वेट इक्विटी शेयर शैल बी सब्जेक्ट टू लॉक इन और नॉट। इन पे लॉक इन लगेगा या नहीं लगेगा? अभी कराया था क्वेश्चन ये वाला, लॉक इन लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। एक बार सब लोग बता देंगे कितने साल का लॉक इन लगेगा, मैं मान जाऊंगा, कितने साल का लॉक इन लगेगा। एक बार बता दो कितने साल का लॉक इन लगेगा। वेरी गुड सर, लॉक इन लगेगा 3 साल का। ये रहा आंसर, लॉक इन लगेगा 3 साल का। बहुत ही अच्छे। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल टाइम पीरियड विद इन विच द इक्विटी शेयर मस्ट बी अलॉटेड आफ्टर रिसिट ऑफ एप्लीकेशन मनी। कितने दिन के अंदर अंदर अलॉटमेंट हो जानी चाहिए? कितने दिन के अंदर अंदर अलॉटमेंट हो जानी चाहिए? 60 दिन के अंदर अंदर, 60 डेज के अंदर अंदर शेयर अलॉट हो जाने चाहिए। वाओ। फिर उसके बाद तीसरा क्वेश्चन पूछता है, ऊपर की कहानी सेम टू सेम चला रहे हैं, ठीक है। विद इन पीरियड ऑफ हाउ मेनी मंथ द अलॉटमेंट शुड बी मेड आफ्टर द डेट ऑफ पासिंग एसआर। अले यार, मैं इतना भी कुछ खास नहीं, ये सीधा सीधा पता क्या पूछ रहे हैं, एसआर पास हुआ, बताओ कितने दिन के लिए वैलिड है, कितने महीने के लिए वैलिड है। भगवान, मैं तुमको सच्ची कसम से बोल रहा हूं, मैंने कल ही ये क्वेश्चन कराए हैं एमसीक्यूज। आई स्वेयर ऑन माय एवरीथिंग। मैंने एमटीपी आज ही खोल के देखा और मैंने देखा एमटीपी में ये क्वेश्चन दे रखे हैं। मैंने कल ही इन दोनों पॉइंट का कंबाइंड, ये लॉक इन वाले पॉइंट का और ये वाले पॉइंट का, वैलिडिटी वाले पॉइंट का एक कंबाइंड मिला जुला के एक घुमा फिरा के थोड़ा एमसीक्यू दिया था भाई। मैंने आज देखा, मैंने कहा चलो सही डायरेक्शन में तो जा रहे हैं अब। तो कितने 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 टाइम के लिए वैलिड होता है सर? इट इज वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। 12 महीने के लिए क्या होता है? वैलिड होता है। ठीक है, ठीक है सर। आगे आएंगे। हु अकॉर्डिंग टू यू इज ऑथोराइज टू ऑडिट द अकाउंट ऑफ दिस फॉरेन ब्रांच एज पर द एप्लीकेबल प्रोविजन। तो फॉरेन ब्रांच के अकाउंट कौन ऑडिट कर सकता है सर? फॉरेन ब्रांच के जो अकाउंट होते हैं वो कौन कौन ऑडिट कर सकता है? वो ऑडिट कर सकता है या तो चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी का ही ऑडिटर, या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट, या फिर कोई अकाउंटेंट, वो पब्लिक अकाउंटेंट उस कंट्री के लॉ के हिसाब से जो होता है। तो आंसर इज ये रहा, इसका बी। कौन ऑडिट कर सकता है? बाय एन अकाउंटेंट और एनी अदर पर्सन ड्यूली क्वालिफाइड टू बी अकाउंटेड एज एन ऑडिटर। कंपनी का ऑडिटर, ठीक है, ये ऑडिट कर सकते हैं। सेम सिंपल सरल क्वेश्चन, ठीक है। कंपनी का ऑडिटर ऑडिट कर सकता है या फिर अकाउंटेंट ऑडिट कर सकता है, यानी कोई और चार्टर्ड अकाउंटेंट, और एनी अदर पर्सन ड्यूली क्वालिफाइड टू बी एक्ट एज एन ऑडिटर एज पर द लॉ ऑफ दैट कंट्री। उस कंट्री के लॉ के हिसाब से जो ऑडिटर बन सकता है वो भी अकाउंट्स की ऑडिट कर सकता है, फॉरेन वाले ब्रांच की। फिर इसके बाद आगे पूछ रहे हैं, वाओ, जो लोगों को ये स्वेट इक्विटी शेयर इशू हुए हैं, क्या वो लोग इक्वल रैंक के हैं या उनको कुछ ऐसा एक्स्ट्रा कुछ मिला है और बाकी सारे इक्विटी शेयर होल्डर उनके आगे हट कुछ भी नहीं है? सर, दे आर इक्वल रैंक, दे आर ऑफ द इक्वल रैंक, एंड फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट इटसेल्फ they are at the equal rank. They shall rank pari passu. Pari passu मतलब of the same rank, of the equal rank. तो ये रिपीट केस स्टडी थी, इसके अंदर कुछ भी नया नहीं था। इसके बाद आ जाएंगे, अच्छा क्वेश्चन है,
देखो, when Amit joined New Education Innovators LLP, he discovered that key compliance filing, annual returns, statement of account solvency were pending. कुछ पुराने नॉन कंप्लाइंस चल रहे थे LLP के। ये बंदा अमित जो है, इसने LLP ज्वाइन करी और इसने देखा कि पुराने कुछ नॉन कंप्लाइंसेस चल रहे हैं। व्हाट इज द अमित लायबिलिटी रिगार्डिंग दीज पास्ट कंप्लाइंसेस? कुछ भी नहीं है। वो बंदा कंप्लाइंस नॉन कंप्लाइंस होने के बाद आया है, तो उसकी क्या लायबिलिटी? अमित हैज नो लायबिलिटी फॉर द पास्ट कंप्लाइंसेस बिकॉज ही वाज नॉट अ पार्टनर एट दैट टाइम ऑफ नॉन कंप्लाइंस। Now question number 7. In the light of Amit concern about the pending compliance filing, which of the following best describe the responsibility of the partner in New Education Innovator LLP regarding compliance with the LLP Act 2008? कौन रिस्पॉन्सिबल होगा LLP के नॉन कंप्लाइंसेस के लिए? BP। हे भगवान, ऐसे पेपर में दे दो ना प्लीज, ICI प्लीज, एक बार प्लीज। Suppose in the given scenario, New Education Innovators LLP fails to file the statement of account and solvency for any of the 5 consecutive financial year. 5 consecutive financial year के लिए इन्होंने क्या नहीं फाइल करी? LLP की स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी, एनुअल रिटर्न, ये सब फाइल नहीं करी। तो क्या हम बोलें, आपको बताना है विच द फॉलोइंग कुड अकर। क्या हो सकता है? कुछ नहीं, तुम वाउंड अप हो सकते हो, तुम्हारा वाइंडिंग अप हो सकता है, बिकॉज दिस इज अ ग्राउंड ऑफ कंपलसरी वाइंडिंग अप। अगर आप 5 साल तक क्या नहीं फाइल करते, आप 5 साल तक अगर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी, एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करते। ठीक है, तीनों ही पॉइंट के आंसर ए और ए है। इसके बाद आ जाओ थर्ड सिनेरियो, रिपीट है, कुछ नया नहीं है। ये बंदा बोल रहा है कि बाहर ये ट्यूशन और लिविंग एक्सपेंसेस के लिए पैसे लेके जाना चाहता है, और कितने लेके जाना चाहता है? $55,000। लेके जा सकता है? नहीं लेके जा सकता? बिल्कुल लेके जा सकता है, बिल्कुल लेके जा सकता है। क्यों? बिकॉज इसमें आपको कोई आरबीआई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, $2.5 लाख के अंदर अंदर है। देन उसके बाद मिस्टर राजेश मल्होत्रा वॉन अ लोकल लॉटरी। अभी तो तुमने ऊपर पूछा था MTP 1 में, फिर MTP 2 में फिर सेम क्वेश्चन पूछ लिया लॉटरी वाला। इसका मतलब शेड्यूल 2 पे से क्वेश्चन आ सकता है। समझ रहे हो तुम? समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? 1 और 3 के क्वेश्चन पूछ चुके हैं ये। इसमें LRS का क्वेश्चन पूछ लिया है, इसमें प्रोहिबिशन वाला क्वेश्चन पूछ लिया है, बट वो जो बीच में CG के अप्रूवल नहीं चाहिए होते, वो पढ़ लेना अच्छे से, क्योंकि अब मेरा दिल बोल रहा है 1 और 3 तो पूछ ही लिए, वो तो हमें याद हो ही गए, अगर आ गए तो हम लिख देंगे, बट 2 में से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, CG वाले में से क्वेश्चन आ सकता है, तो वो भी अच्छे से कर लेना जरा। ट्रांसपॉन्डर वाला क्वेश्चन आ जाए, क्या पता इंपोर्ट वाला क्वेश्चन आ जाए, CIF बेसिस वाला, क्या पता फॉरेन प्रिंट मीडिया एड वाला पॉइंट पूछ लें, क्या पता वो वाला क्वेश्चन आ जाए, क्या बोलते हैं वो लास्ट वाला कौन सा था, स्पोर्ट्स इवेंट स्पॉन्सर करने वाला या प्राइज मनी वाला क्वेश्चन आ जाए, है ना? तो वो पूछ तो सकता है। ठीक है, चलो, तो यहां पर ये बंदा क्या कर सकता है? नहीं रेमिट कर सकता। क्यों? क्योंकि लॉटरी का पैसा बाहर नहीं जाएगा। इसके बाद आओ, फिर बंदा मेडिकल एस्टीमेट लेके आया है कि उसको मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए $4 लाख चाहिए, तो क्या वो लेके जा सकता है? हाँ, सी आंसर। $2.5 लाख रिलीज कर देंगे विदाउट अप्रूवल, और अगर ऊपर का अमाउंट भी करना है तो कर दो, मेडिकल एस्टीमेट आया हुआ है, बिना आरबीआई को रेफर करे ऊपर का अमाउंट भी रेमिट हो जाएगा। ये तो अभी तुमने ऊपर भी पूछा था, थियोरेटिकल क्वेश्चन में भी पूछा था। लो, मैं बोल रहा हूं अगर दम है ना तो ये वाला क्वेश्चन पेपर में आना चाहिए। ठीक है, जब पेपर में आएगा, मैं बोल रहा हूं उस दिन ICI को बोल देना आई लव यू ICI। ये वाला क्वेश्चन अगर पेपर में आ गया तो मतलब फ्री के मार्क्स है। एक कंपनी 3 जनवरी को बनी है, बताओ उसका फाइनेंशियल ईयर कब एंड होगा? 3 जनवरी 2023 को बनी है, तो तो कब फाइनेंशियल ईयर एंड होगा? 31 मार्च 2024। वाओ वाओ ICI वाओ, ये वाला क्वेश्चन पेपर में आना चाहिए। ठीक है, लो, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें गड़बड़ भी कर सकते हो, वो भी बता देता हूं क्या गड़बड़ हो सकती है और क्या आंसर है इसका, मैं बताता हूं, सुनना मेरी बात। एक कंपनी है, उसने लोन लिया 1 करोड़ का। ठीक है, चार्ज एग्जीक्यूट हुआ, मतलब चार्ज क्रिएट हुआ कब? 16 फरवरी को। 16 फरवरी को चार्ज क्रिएट हुआ है। ठीक है, द कंपनी कुड नॉट गेट द चार्ज रजिस्टर्ड। शुरू के 30 दिन मिलते हैं आपको, तो 30 दिन के अंदर चार्ज रजिस्टर नहीं हुआ। आपको बोल रहे हैं बताओ वो डेट कौन सी होगी जिस डेट तक आपको चार्ज को रजिस्टर करा लेना है कि आपको एड वैलोरम फीस ना देनी पड़े। तो मेरे को एक बात याद करके बताओ जरा, 30 डेज जो होते थे, ओरिजिनल 30 डेज के अंदर आपका चार्ज क्रिएट होता था, इसमें फीस जाती थी, फिर अगले 30 दिन में आपको एडिशनल फीस लग जाती थी,
और ये वाले 60 दिन में आपकी एड वैलोरम फीस जाती थी। तो आपको क्या बोल रहा है, आप वो वाली डेट मुझे निकाल के बताओ कि आपको एड वैलोरम फीस ना देनी पड़े। यानी सीधा सीधा ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर हम अगले 30 दिन के अंदर रजिस्टर कर लेते हैं तो बताओ लास्ट डेट क्या होगी। अब बच्चा यहां पे गड़बड़ पता है क्या करता है, आई लव दिस क्वेश्चन एक्चुअली, पता है क्यों, मैं बताता हूं। बच्चा ये गलती करता है, 16 को क्रिएट हुआ चार्ज, ध्यान से सुनना, तुम 16 से पहले 30 दिन काउंट करोगे, एक डेट आएगी, फिर वो डेट से 30 दिन काउंट करोगे, तो एक दिन का ना फर्क पड़ जाएगा, एक दिन का ना फर्क पड़ जाएगा। पर ऐसा करना नहीं है तुमको, क्योंकि लॉ में पता है क्या लिखा है, लॉ में लिखा है इनिशियल 30 डेज के अंदर चार्ज को रजिस्टर कर लो। अगर नहीं कर पाते तो जिस दिन चार्ज क्रिएट हुआ था वहां से 60 डेज के अंदर एडिशनल फीस, सीधा 60 डेज का प्रोविजन है। हम उसको सिंप्लीफाई करके 30-30 करके पढ़ते हैं। लॉ में 30 नहीं लिखा, लॉ में लिखा है 60 डेज फ्रॉम द क्रिएशन ऑफ चार्ज। अगर 60 डेज में नहीं हुआ तो उसके बाद एड वैलोरम फीस लगती है। तो आपको सीधा बाबू यहीं से 60 डेज काउंट करने हैं, ये ध्यान रखना। 30-30 करके तोड़ के मत करना, मेरे को पता है कुछ बच्चे गड़बड़ कर देंगे, और 30-30 तोड़ के करोगे तो एक दिन का फर्क पड़ जाएगा, एक दिन का फर्क पड़ेगा, वो मत करना प्लीज, ठीक है। तो सीधा सीधा हम यहां से 60 दिन काउंट करेंगे। 16 को क्रिएट हुआ, 17 से दिन गिनने शुरू हो जाएंगे, 17 से लेकर 28 तक, फरवरी के 12 दिन हो गए, मार्च के 31 दिन हो गए, अप्रैल के 17 दिन हो गए, तो आपकी 17th ऑफ अप्रैल विल बी द आंसर। 17th ऑफ अप्रैल विल बी द आंसर। ये गड़बड़ कर देते तुम, मैं बता रहा हूं, अच्छा हुआ इन्होंने पूछ लिया, ये गड़बड़ ना करना। अब जिन्होंने नहीं देखा वो देख लेंगे, तो बता देना भाई और भी दोस्तों को कि प्लीज ये गलती ना करना, ठीक है। पेपर में आ गया तो सीधा सीधा क्वेश्चन है। अगला वाला तो बिल्कुल ही आसान, बोल रहा है इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या क्या आता है। अरे यार, लैंड भी आती है, बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ दैट, स्टोन पवेलियन, हिस्टोरिकल, वो सारा, वो थिंग्स अटैच टू अर्थ और ये सब, वो क्या माना जाएगा, वो माना जाएगा आपका वो माना जाएगा इमूवेबल प्रॉपर्टी। लो, और इसके बाद अभी ऊपर एमटीपी 1 में भी पूछा था, फिर बोलते थोड़ा उधर सीधा सीधा पूछ लिया था, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, थोड़ा जीपीटी डालते हैं। तो जीपीटी डाल के एक नया क्वेश्चन आया, ये रहा, जीपीटी डाल के एक नया क्वेश्चन आया, और नया क्वेश्चन डाल के फिर सीधा सीधा पूछा, बताओ डिस्टेंस का मतलब क्या होता है। स्ट्रेट लाइन ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। भाई साहब सीरियसली, मतलब सीरियसली सर इसमें एक फिशिंग वाला केस भी तो है, इसमें ये इमूवेबल प्रॉपर्टी वाले में ना। हाँ, अब वो भी पढ़ के जाना, अच्छा है वो केस लो, वो आनंद बेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा, राइट टू कैच द फिश, दैट राइट इज अ इमूवेबल प्रॉपर्टी और नॉट, वो पूरा पढ़ के जाना, वो प्रॉफिट ऑफ पेंड्रे और ये सब, प्रॉफिट ऑफ पेंड्रे। कोई लैग नहीं हो रहा, एकदम बढ़िया है, कोई लैग नहीं है, कोई लैग नहीं है, कोई लैग नहीं है, ठीक है, वेरी इजी। आगे आओ, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड रिपीट क्वेश्चन, कुछ नया नहीं है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, पहले भी आया हुआ है कि एक कंपनी है, उसको प्राइवेट प्लेसमेंट लाना है, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कोई प्रोफेशनल को कंसल्ट किया, उन्होंने एक नोट बना के दिया है कि ये आपको करना पड़ेगा प्राइवेट प्लेसमेंट लाने के लिए। अब उसमें से 2 पॉइंट इन्होंने पिक किए हैं, आपको बताने हैं क्या ये दोनों पॉइंट ठीक है या नहीं है। इसका कंक्लूजन मैं देखने को क्यों बोल रहा हूं एक बार, क्योंकि आप लोग लिख के आ जाओगे नहीं स्टेटमेंट गलत है, स्टेटमेंट गलत है, बट इन्होंने कंक्लूजन में दिया हुआ है स्टेटमेंट्स आर पार्शियली करेक्ट, पार्शियली इनकरेक्ट, तो वो थोड़ा देख के लिखना है। वैसे तो मैंने ये करवा रखा है क्वेश्चन, बट स्टिल आप एक बार ही देख लेना, ठीक है। मैंने करवाया भी हुआ है वाला क्वेश्चन। एक प्राइवेट प्लेसमेंट सिर्फ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ आइडेंटिफाइड पर्सन को की जाएगी, एक फाइनेंशियल ईयर में 200 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, और ये 200 की लिमिट में क्यूआईबी काउंट नहीं होते, पर ईसॉप वाले बंदे काउंट होते हैं। गलत, पार्शियली गलत है, हाँ ठीक है, क्यूआईबी काउंट नहीं होते बट ईसॉप वाले भी काउंट नहीं होते, तो दिस स्टेटमेंट इज पार्शियली रॉन्ग, ठीक है। ओके, एंड द ऑफर ऑन द प्राइवेट प्लेसमेंट shall be made only once in a financial year for a number not exceeding 200। नहीं, ये स्टेटमेंट भी आधी गलत है, ठीक है। एक साल में मिला के लोग 200 से ऊपर नहीं जाने चाहिए, बट आप एक बार से ज्यादा क्या ला सकते हो, आप एक बार से ज्यादा प्राइवेट प्लेसमेंट ला सकते हो। इट इज अलाउड टू यू, इट इज अलाउड टू यू। आरती उसको एक बार रिवीजन वीडियो में देख लेना, इट इज अलाउड टू यू, ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, मिस्टर अर्जुन, मिस्टर सिद्धार्थ एंड मिसेस कविता फॉर्म्ड LLP अंडर द LLP एक्ट, और इन्होंने नाम रखा ASK LLP। ओके, ओए ये तो मेरा एग्जाम्पल उठा लिया, मैं अपने ऑडिटर वाले चैप्टर में लेता हूं बोर्ड नोट्स में, ASK एंड एसोसिएट्स, नाम बदल दिए बस इन्होंने, ASK लेता हूं भाई मैं। जो बंदे रेगुलर और फास्ट ट्रैक पढ़े हुए हैं और जिन्होंने रिवीजन में ढंग से देखे उन्होंने देखा होगा, ASK लिया हुआ है, AK, SK और KK, वो एक पूरा बड़ा सा एग्जाम्पल भी करा रखा है मैंने 141 सबसेक्शन 3 क्लॉज G लिमिट वाले क्वेश्चन पे। भाई ये गलत है,
ये कॉपी मार रहे हैं। अब ये देखा देखी पर उतर आए, देखो ठीक है। एलएलपी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट जेनिथ रिसोर्सेज लिमिटेड इंटेंड टू अपॉइंट दिस कंपनी एज द ऑडिटर, एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द प्रपोजल टू अपॉइंट एएसके बॉडी कॉर्पोरेट एज एलएलपी। बताओ ये एलएलपी ऑडिटर बन सकती है नहीं बन सकती? बन सकती है। इसमें आपको पहली वाली डिस्क्वालिफिकेशन बतानी है, बिल्कुल पहली वाली, कि एक बॉडी कॉर्पोरेट ऑडिटर नहीं बन सकती एक्सेप्ट एलएलपी। ऑल्दो एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, ऑल्दो एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है, ऑल्दो एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, बट एलएलपी को अलाउड होता है वो ऑडिटर बन सकती है, ठीक है। बच्चे बोल रहे हैं टेलीग्राम में कहीं एमसीक्यू भी ना अटेंड कर रहे हो, कर तो रही है, दिख तो रही है सेम सेम सा, ठीक है, क्या पता कर रहे हो। The board of director of this company consists of Mr. Mehra and Miss Singh, director, and Mr. Verma, managing director. Again repeat question. ये बंदा डायरेक्टर है, ये बंदा मैनेजिंग डायरेक्टर है, कंपनी ने कंपनी सेक्रेटरी भी अपॉइंट कर रखा है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे सिर्फ मिस्टर मेहरा और मिस्टर सिंह के साइन हो गए, कंपनी सेक्रेटरी के साइन कौन कराएगा? सीईओ, सीएफओ, सीएस। अगर ये लोग हैं तो 134 सबसेक्शन 1 बोलता है अगर ये लोग हैं तो इनका साइन होना जरूरी है, इनका साइन होना जरूरी है। अगर पहले तो चेयरपर्सन के पास पावर होती है, चेयरपर्सन ऑफ द कंपनी, इफ ही इज ऑथराइज्ड, अगर वो ऑथराइज्ड है तो वो साइन करेगा, पर अगर चेयरपर्सन ऑथराइज्ड नहीं है तो देन इन दैट केस फिर कौन साइन करेगा? फिर ये लोग साइन करेंगे। बट सीईओ, सीएफओ, सीएस अगर कंपनी में है तो उनके साइन होना अनिवार्य है। फिर उसके बाद सेम टू सेम क्वेश्चन जनवरी 25 क्वेश्चन का, जनवरी 25 के पेपर का क्वेश्चन है ये एक बार मैं आपसे हाथ जोड़ के विनम्र विनती करूंगा कि मैं यहां पर पूरा क्वेश्चन तो अभी डिस्कस नहीं करूंगा, बट मैं बता रहता हूं ये किस पॉइंट पे, अगर आपको याद आ रहा हो। एक क्वेश्चन होता है FEMA में शेड्यूल 3 में, जब आप वो फैसिलिटीज अदर देन इंडिविजुअल पढ़ते हो, तो एक पॉइंट आता है कि अगर मान लो कोई रेसिडेंशियल फ्लैट है, कमर्शियल प्लॉट है, तो उसको अगर सेल करवाया तो एजेंट को क्या दे रहे हैं? कमीशन दे रहे हैं। तो जितना इनवर्ड रेमिटेंस आता है उसका 5% और $25,000 वाला क्वेश्चन, विच एवर इज हायर, वो हायर निकाल लो। अगर उस हायर से ज्यादा आप क्या पे करोगे? कमीशन पे करोगे, पर ट्रांजेक्शन देखते हैं वो, तो फिर आपको आरबीआई अप्रूवल लेना होता है। इस क्वेश्चन में एक एम्बिग्यूटी ये है, एक अनक्लियर चीज ये है, अगर आज तक भी आपने ये क्वेश्चन नहीं देखा है तो मैं आपको बता देता हूं, ये जनवरी 25 के एग्जाम का क्वेश्चन है। बस एक चीज ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन में एक गड़बड़ है, वो गड़बड़ ये है कि पहले तो इन्होंने ये पूछा बताओ वो ट्रांजैक्शन परमिसिबल है या नहीं है, मैंने बता दी। लिमिट क्या है वो सब भी बता दिया। लास्ट में पूछ रहे हैं बताओ कितना मैक्सिमम अमाउंट वो लेके जा सकते हैं। इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, असल में ना 4 प्रॉपर्टी है, ठीक है, देयर आर 4 प्रॉपर्टीज। मैं आपको बता देता हूं, 4 प्रॉपर्टी है, हर एक प्रॉपर्टी 2 करोड़ की है। अभी सिर्फ पैसा 60% आया, 40% पैसा बाद में आएगा जो इंडिया में आएगा। तो आपने 2 करोड़ का 60% करा और 60% का भी 5% कर दिया, तो ये आपका निकल कर आएगा 6 लाख। 6 लाख और $25,000 विच एवर इज हायर, ठीक है, $25,000 विच एवर इज हायर देखना आपको, उतना एक बंदे को कमीशन दी जा सकती है, उतनी कमीशन जाएगी। मतलब अगर उससे ऊपर गई तो आरबीआई अप्रूवल लगेगा। अब 6 लाख रुपए निकले हैं, ठीक है, और $25,000 निकला है। 2 अलग अलग अमाउंट को कंपेयर मार दिया है, मार के कंक्लूजन में ये लिखा हुआ है कि 6 लाख रुपए इज द हायर अमाउंट। भाई $25,000 है ये, $25,000 को मैं 80 रुपए पे भी इंटू मारूंगा तो लाखों में वो ज्यादा आ जाएगा। और इंस्टीट्यूट ने खुद क्लियरली दिया हुआ है यूएसडी का एक्सचेंज रेट इनटू रुपीज, ये आप इग्नोर करो। इन्होंने पता क्या करा, इन्होंने बोला डॉलर और रुपीज डॉलर और रुपीज हट, 6 लाख और 25,000 दोनों में से कौन सी बड़ी वैल्यू है? 6 लाख। तो आंसर में कंक्लूजन में क्या दे रखा है? 6 लाख। वो ये क्या बोलते हैं, यही चीज मैं बोल रहा हूं, थोड़ा तुमको अटपटी लगेगी, गलत है भाई ये, क्या है ये, बट तुम्हें वही याद करके लिख देना अगर रिपीट हो गया तो, ठीक है। तो ये देख लेना, ये वाले क्वेश्चन सेम टू सेम आंसर आपको सजेस्टेड में देखना, सजेस्टेड में देख लेना, मेरी राइटिंग प्रैक्टिस में देखना, उसमें देख लेना। क्या हुआ बेबी, क्या हुआ? अगर राइटिंग प्रैक्टिस में देखना है उसमें देख लेना, ठीक है, और सजेस्टेड में देखना है तो सजेस्टेड में देख लेना, कहीं पे भी देख लेना। इन्होंने थोड़ी सी गड़बड़ की हुई है, ठीक है, वो बस देख लेना, एक बार याद करके जाना कि 6 लाख और 25,000 को कंपेयर मार दिया है, रुपीज और डॉलर आ दिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम टू सेम रिपीट क्वेश्चन, कि एक कंपनी है सन लिमिटेड, ठीक है, कंपनी ने इनकॉर्पोरेशन हुआ कंपनी का कब? 22 जनवरी को, एंड कंपनी फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर 22 जनवरी 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक का फॉलो कर चुकी। उसके बाद कंपनी ने एजीएम रखी, ठीक है, एजीएम से पहले कंपनी ने फर्स्ट एजीएम रखने से पहले इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया। क्या ये वैलिड है या इनवैलिड है?
इनवैलिड है, इनवैलिड है। वेदर द कंपनी हैज कंप्लाइड ड्यू डिलिजेंस, ओए वैलिड है, इनवैलिड क्या है, वैलिड है या इनवैलिड है, वैलिड है। कैन द कंपनी डिक्लेयर दिस डिविडेंड, यस कंपनी ने प्रॉपर लॉ को फॉलो करके डिविडेंड डिक्लेयर करा, इंटरिम डिविडेंड इज एब्सोल्युटली ओके, ठीक है, ठीक है सर। क्या सेक्शन 8 कंपनी होती तो ये डिविडेंड दे पाती? नो, सेक्शन 8 कंपनी इज नॉट अलाउड टू डिक्लेयर द डिविडेंड। रिपीट क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं आनी है। लो, ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, मैं बोलूंगा ये वाला क्वेश्चन जरूर एक बार देख लीजिएगा प्लीज। ये एक राइटिंग प्रैक्टिस में मिलेगा आपको कहीं ना कहीं। मैं बता रहा हूं क्वेश्चन में क्या है। श्री प्राइवेट लिमिटेड वाज फॉर्म्ड ऑन 25 ऑफ अप्रैल, कंपनी बनी 25 अप्रैल को। फॉर्मेशन के समय कंपनी ने बोला कि कंपनी जो है सब्सक्रिप्शन एडवांस मनी नहीं ले सकती, ठीक है, पहले ऐसा आर्टिकल में लिख दिया गया। हाउएवर इन अगस्त 2025 बाद में ये नीड महसूस हुई कि हमको कॉल इन एडवांस आ जाएगी तो क्या दिक्कत है, तो आर्टिकल को अमेंड कर देते हैं। तो इन्होंने अमेंड कर दिया और अमेंड करके लिख दिया कि अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम एडवांस मनी एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन बोलता है क्या इसका मतलब ये हुआ जब कंपनी बनी थी उस समय जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन थे वो वॉइड थे क्योंकि वो कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट थे? नहीं, सेक्शन नंबर 50 ऑफ द कंपनीज एक्ट लगेगा यहां पे, और सेक्शन नंबर 50 ऑफ द कंपनीज एक्ट जो है वो ये बोलता है कि भैया अगर कंपनी चाहे तो कंपनी कॉल इन एडवांस एक्सेप्ट कर सकती है, अगर एओए में लिखा हुआ है तो यहां कुछ भी एक्ट के अगेंस्ट नहीं जा रहा। सेक्शन 50 रेड विद सेक्शन 6 दोनों चीजें आप लिखना है यहां पे, एक सेक्शन 50 लगेगा यहां पे और एक आपका सेक्शन नंबर 6 लगेगा। कि सेक्शन 50 एओए को खुद प्रायोरिटी दे रहा है ना भाई, एओए में अगर लिखा है तो हम एक्सेप्ट करेंगे। और सेक्शन 6 क्या बोलता है, वैसे तो अगर आपने एक्ट में कुछ लिखा हुआ है, देयर इज समथिंग रिटन इन द एक्ट एंड दैट यू आर लाइक मेकिंग इट कॉन्ट्राडिक्टरी विद द योर बोर्ड रेजोल्यूशन, योर शेयर होल्डर रेजोल्यूशन, अगर इनका कॉन्ट्राडिक्शन हुआ किसके साथ, एक्ट के साथ, एमओए एओए का कॉन्ट्राडिक्शन हुआ एक्ट के साथ, हमेशा एक्ट जीतता है। पर अगर कहीं पर सेक्शन ही लिबर्टी दे रहा है कि एओए को प्रायोरिटी दो, एमओए को प्रायोरिटी दो, या आपने रेजोल्यूशन को ऊपर रखो, तो फिर वहां पर हम एक्ट को पीछे कर देंगे और उन चीजों को ऊपर कर देंगे, ठीक है। तो यहां सेक्शन 50 और दो सेक्शन आएंगे, 50 और 6 दोनों का कॉम्बिनेशन है, ये चीज ध्यान रखना। देन उसके बाद दिस इज द वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन, 4 मार्क्स फ्री के तुमको आईसीआई ने दे रखे हैं। आपका कोई एक डिस्प्यूट हो गया, कोर्ट ने हेयरिंग रखी 27 अक्टूबर को, उस दिन छुट्टी पड़ गई, तो बताओ हेयरिंग किस दिन होगी? अगले दिन। हेयरिंग किस दिन होगी? अगले दिन। लो भैया, सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे हुए। फिर बोल रहे हैं बताओ अगला क्वेश्चन, डिपॉजिट से पूछ लिया, इस कंपनी की नेटवर्थ है 150 करोड़, टर्नओवर है 620 करोड़, क्या ये एलिजिबल पब्लिक कंपनी है? पहले तो पूछ रहा है बताओ एलिजिबल पब्लिक कंपनी का मतलब क्या होता है। तो सर एलिजिबल पब्लिक कंपनी का मतलब होता है नेटवर्थ 100 करोड़ या उससे ज्यादा, टर्नओवर 500 करोड़ या उससे ज्यादा, दोनों में, और प्लस साथ में या, ठीक है, वरना तुम उसको और को ओआर पढ़ लोगे, तुम कलाकार तो बहुत तगड़े हो, ठीक है। प्लस एसआर पास होना चाहिए, प्लस वो एसआर आपने आरओसी को फाइल कर दिया है, इसको बोलते हैं एलिजिबल पब्लिक कंपनी। State the maximum amount of deposit that it can accept from the person other than member. Other than member मतलब पब्लिक से कितना एक्सेप्ट कर सकते हो, पब्लिक से कितना एक्सेप्ट कर सकते हो उसकी लिमिट आपको यहां पे बता देनी है, सीधा सीधा आंसर, नथिंग इज दैट डिफिकल्ट। देन क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 10, वेरी इजी क्वेश्चन। एक गवर्नमेंट कंपनी है, इन्होंने, इनके ऑडिटर ने रिजाइन मार दिया 31 दिसंबर 2025 को, और बताओ कैसे अब इस वैकेंसी को फिल किया जाएगा। तो मैं बोलूंगा सबसे पहले सीएजी करेगा, ठीक है, कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर। इफ सीएजी फेल, अगर सीएजी फेल हो जाएगा तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेंगे 30 दिन के अंदर, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेंगे 30 दिन के अंदर। क्या आपका आंसर अलग होता अगर ये गवर्नमेंट कंपनी ना होती तो? यस, तो हमारा आंसर अलग होता। फिर इस केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते 30 डेज के अंदर, और क्योंकि ये रेजिग्नेशन का केस है तो शेयर होल्डर से अप्रूव कराना पड़ता विद इन 3 मंथ, शेयर होल्डर से अप्रूव कराना पड़ेगा विद इन 3 मंथ। सिंपल, वेरी सिंपल सर। देन उसके बाद स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, एफिडेविट गुड फेथ का पूछा हुआ है, डायरेक्ट डेफिनेशन है, लिख दोगे तो। उसके बाद यहां पर आपसे पूछा हुआ है शेल्फ प्रोस्पेक्टस का क्वेश्चन, और शेल्फ प्रोस्पेक्टस में बोल रहे हैं कि जब हम शेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं तो बाद में हमको एक इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम फाइल करना पड़ता है। तो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में 3 चीजें आती हैं, बताओ क्या क्या आती हैं उसके अंदर 3 चीजें। तो मैंने आपको बोला था हमारे प्राइम मिनिस्टर की फ्रेंड है जिनका नाम है मेलोनी, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में PMO आता है, ठीक है। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है उनकी फ्रेंड है मेलोनी, मेलोनी इज फ्रॉम द इटली। तो वेरी वेरी सिंपल, एक तो पोजीशन बतानी होती थी, ठीक है, मटेरियल फैक्ट्स अबाउट द चार्जेस क्रिएटेड एंड अदर चेंजेस जो से वो अदर चेंजेस जो थे वो बताने आपको।
इजी इजी इजी। फिर उसके बाद बोल रहे हैं एनुअल रिटर्न का क्वेश्चन है। एक कंपनी है जो कि ओपीसी है, और ओपीसी में क्योंकि वो बहुत स्मॉल स्केल पे बिजनेस करती है, ओपीसी है, कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी है नहीं, तो बताओ एनुअल रिटर्न का फुल फ्लैश फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा या एवरेज्ड वर्जन? एवरेज्ड वर्जन स्मॉल कंपनी के लिए और ओपीसी के लिए फॉर्म नंबर MGT 7 नहीं, MGT 7A होता है। और कौन साइन करेगा? एक अकेला डायरेक्टर भी साइन कर सकता है, क्योंकि कंपनी सेक्रेटरी तो है नहीं, तो सोल डायरेक्टर भी क्या कर सकता है? आपका साइन कर सकता है। सिंपल सिंपल सा। देन उसके बाद रिपीट क्वेश्चन, पहले ऊपर ये देखो, अब देखो ऊपर यही वाला क्वेश्चन था जो इन्होंने एमसीक्यू में पूछा था। मैंने बोला था कि वहां पे इन्होंने डेटा देके ये पूछ लिया कि बताओ एसआर कैसे पास होता है, जबकि आप ये पूछ सकते थे 3000 वोट फेवर में है, 1200 वोट अगेंस्ट में है, तो बताओ काउंट करके कि एसआर पास हुआ या नहीं हुआ। तो वैसे ही आप देखो यहां पर इन्होंने वो क्वेश्चन दे दिया। 30 मेंबर प्रेजेंट है, 15 फेवर में वोट करते हैं, 6 अगेंस्ट में वोट कर रहे हैं, 5 के इनवैलिड वोट है, तो इसे काउंट ही नहीं करेंगे। और 4 को हटा दिया, तो ठीक है, इन दोनों को हटा दो। 21 वोट आए हैं, 21 में से 15 वोट फेवर में आए हैं। चेक कर लो क्या ये 3/4 ऑफ द टोटल वोट्स क्या ये फेवर में आए हैं या नहीं आए हैं, क्या ये पेपर में आए हैं या नहीं आए हैं? क्या पेपर में? हाँ, क्या क्या यहां पर ये एसआर पास होगा या नहीं होगा? सिंपल काउंट करके बता देना, एसआर पास नहीं होगा, एसआर पास नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट, ये भी आपका करा हुआ क्वेश्चन है, ये आई थिंक एग्जाम क्वेश्चन ही है, कोई जनवरी 25 का था या शायद सितंबर 24 का क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन है, एग्जाम क्वेश्चन ही है जितना मुझे याद आ रहा है। कि 2 पार्टनर थे, मतलब 2 अमित एंड प्रिया थे पार्टनर एलएलपी के अंदर। प्रिया जो है अब वो नए एड्रेस में चली गई और उसने अपना एड्रेस जो है वो एलएलपी को इन्फॉर्म नहीं करा, जबकि अगर आपका नाम चेंज होता है या एड्रेस चेंज होता है तो आपको चेंज के 15 दिन के अंदर अंदर बताना पड़ता है किसको? एलएलपी को, और एलएलपी आरओसी को बताती है चेंज से 30 डेज के अंदर अंदर। और जब भी कोई पार्टनर आता है या पार्टनर छोड़ के जाता है तो उसके आने या छोड़ के जाने के 30 दिन के अंदर अंदर एलएलपी को इन्फॉर्म करना होता है आरओसी को, एलएलपी को इन्फॉर्म करना होता है आरओसी को। अरे 3/4 ऑफ द टोटल वोट्स फेवर होने चाहिए। अरे यार तुम 3/4 और वही नहीं काउंट कर पा रहे अभी, तो मैं बोल रहा हूं 3 टाइम्स ऑफ द, अगर अगेंस्ट में 10 वोट हैं, अगेंस्ट में 10 वोट हैं, तो फेवर वाले वोट उसका 3 टाइम्स होने चाहिए, ऐसे बोल लो 3 टाइम्स ऑफ द अगेंस्ट वोट। तो 30 वोट फेवर में होने चाहिए, तो टोटल वोट कितने हो गए? 40। 40 में से 30 वोट फेवर में हो जाएंगे तो ये 3/4 हो जाएगा ना। टोटल का 3/4, 2 तरीके हैं बोलने के, टोटल का 3/4 फेवर में होना चाहिए तो एसआर पास हो जाता है, या ऐसे बोल लो अगेंस्ट वाले वोट्स जितने डले हैं उसके 3 टाइम्स वोट फेवर में होने चाहिए तो एसआर पास हो जाता है। नालायक, सॉरी बोलो, गंदे, इधर आओ आके। तो यहां पर क्या हुआ, एक तो वो एड्रेस चेंज कर दिया उसने, ठीक है, बताया ही नहीं एलएलपी को। अमित कजन रमेश एक्सप्रेस्ड इंटरेस्ट इन ज्वाइनिंग एलएलपी, इसने अपने कजन रमेश को एंटर कर लिया और उसके एडमिशन के बारे में भी आरओसी को नहीं बताया। बताओ कंप्लाइंस है या नॉन कंप्लाइंस है? नॉन कंप्लाइंस है, दोनों चीजें नॉन कंप्लाइंस में चल रही हैं, बता दो उसको आरओसी को जाके। ठीक है, तो ये सब आपको इसके आंसर के अंदर बताना है, नहीं उसमें शेल्फ प्रोस्पेक्टस लिख के क्या करोगे? फिर उसके बाद एक्सटर्नल एड पूछ रहा है और बोल रहा है बताओ डिक्शनरी डेफिनेशन क्या होती है एज एन एक्सटर्नल एड। डायरेक्ट क्वेश्चन है, नथिंग डिफिकल्ट। देन ये वाला क्वेश्चन भी वेरी इजी। लोटस ग्लोबल कॉर्पोरेशन इज अ कंपनी incorporated in Singapore and its wholly owned Indian subsidiary intend to adopt a different financial year। हाँ, तो कर सकते हो, सीजी को अप्लाई करो, अगर सीजी आपको अलाउ कर देता है तो बिकॉज ऑफ द पर्पस ऑफ कंसोलिडेशन इट इज अलाउड टू यू, यू कैन फॉलो अ डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर। Sunrise Enterprise Limited is planning to maintain its books of account and using the single entry। वाह सनराइज, वाह, ये सिंगल एंट्री सिस्टम पे बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना चाहते हैं। शर्म वरम आ रही है या नहीं आ रही है? वाह कंपनी वाह, सिंगल एंट्री पे बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं बनते, डबल एंट्री पे बुक्स ऑफ अकाउंट बनते हैं। नालायक, नॉट अलाउड। सेक्शन 128 कोट कर देना, सिर्फ डबल एंट्री पे बनेंगे। ठीक है, ठीक है सर। ये एयर ब्रश में आई लिखना भूल गए, ए आर ब्रश कर दिया, चलो ठीक है, आर ब्रश। फॉरेन कंपनी विदाउट एस्टैब्लिशिंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, इनका इंडिया में कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, बट इंडिया में सिक्योरिटीज इशू करके पैसा उठाना चाहते हैं, प्रोस्पेक्टस इशू करना चाहते हैं, तो आपको प्रोविजन बताने हैं। तो सीधा सीधा क्वेश्चन 389 प्रोविजन कोड कर देना, दिस इज द
compliance. And last is given that what are the imprisonment. इसका क्वेश्चन मुझे लग रहा है भाई आ सकता है इसका ना, मैं फिर बोल रहा हूं, पता नहीं आरटीपी मई 24 का क्वेश्चन था या आरटीपी आई थिंक मई 24 का ही, यस आरटीपी मई 24 में क्वेश्चन आया था एक थेफ्ट वाला कि एक बंदे ने कोई चोरी वोरी कर ली, कोर्ट में केस गया, जीसीए का इंप्रिजनमेंट वाला प्रोविजन यूज करके बताओ कि वो बंदे को इंप्रिजनमेंट कैसी होगी। उसमें ना बड़ा जजमेंटल आंसर है कि जीसीए के हिसाब से जो इंप्रिजनमेंट है ना, वो इंप्रिजनमेंट दो तरीके की होती है। नहीं मुक्ता यहां पे उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। ओए नालायक कह रहे जीडीआर वाला क्वेश्चन है क्या? अरे नहीं रे, जीडीआर नहीं लिखना है इसके अंदर, फॉरेन कंपनी का 389 लिखना है कि कोई भी प्रोस्पेक्टस तब तक सर्कुलेट नहीं होगा। प्रोस्पेक्टस वाला प्रोविजन लिखना भाई, जीडीआर का आंसर नहीं लिखना इसमें। सुनो ये वाला मैं बता रहा था आ सकता है ये, ठीक है। इंप्रिजनमेंट वाला दो तरीके की इंप्रिजनमेंट होती है, एक होती है सिंपल इंप्रिजनमेंट जिसमें सीधा सीधा तुमको उठा के कहां फेंक देंगे, जेल में बस, और एक होती है रिगरस इंप्रिजनमेंट। रिगरस में क्या होता है, पत्थर तोड़वाएंगे, मतलब हार्ड लेबर कराई जाती है, इंप्रिजनमेंट भी होगा और फिर काम भी कराएंगे, ठीक है। तो ये वो वाला पॉइंट है, इस पर आरटीपी मई 24 में आई थिंक क्वेश्चन था, वो सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट हो सकता है पेपर के अंदर, एग्जैक्टली सेम, डिट्टो सेम। वो एक बार देख लेना कि वो बंदे ने चोरी कर ली, कोर्ट में केस गया, बताओ अब कोर्ट क्या इंप्रिजनमेंट सुनाएगा, जीसीए को रेफर करते हुए बताओ। तो हमारा आंसर कुछ ऐसे स्टार्ट होगा, एज पर जीसीए इंप्रिजनमेंट इज एज सेम एज डिफाइंड इन द इंडियन पीनल कोड। एज पर इंडियन पीनल कोड द इंप्रिजनमेंट इज ऑफ टू टाइप, सिंपल, रिगरस। फिर नीचे आप अपना सब्जेक्टिव आंसर लिखोगे, थोड़ा जजमेंटल, अपने वैल्यू ओपिनियंस लिखोगे उसमें, क्योंकि इस केस में चोरी का केस है तो चोरी इज नॉट दैट बिग डिफॉल्ट, नॉट दैट बिग नॉन कंप्लायंस या नॉट दैट बिग ऑफेंस, और उसकी वजह से कोर्ट जो है यहाँ पर सिंपल इंप्रिजनमेंट ही सुनाएंगे, रिगरस नहीं सुनाएंगे। ऐसा करके क्वेश्चन बनाया हुआ है, वो प्लीज जरूर अच्छे से देख लेना, ठीक है। या आपके खत्म हो जाते हैं दोनों एमटीपी, मैंने बोला था 1 घंटे के अंदर अंदर लगभग खत्म हो जाएंगे, और एग्जैक्टली आई थिंक 1 घंटे के अंदर अपन ने दोनों एमटीपी जो है वो निपटा दिए। तो 2 पेपर हैं, ये 6 घंटे में करने हैं आपको, ठीक है। 1 घंटे में डिस्कशन हो गया, अब बाकी आराम से लिखते रहोगे आराम से बैठ के, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, ठीक है सर। अब हम इसके बाद लाइव मिलेंगे ऑन योर अकाउंट्स एग्जाम डे, ठीक है। लास्ट के दिन है, बहुत अच्छे से मेहनत करना, ठीक है। दिस इज द लास्ट लाइव आई एम टेकिंग बिफोर योर एग्जामिनेशन, बिकॉज उस दिन मैं सीधा मैराथन पे आऊंगा और उस दिन फालतू के टाइम ही नहीं होंगे अपने पास कि कुछ डिस्कशन अपन करें, सीधा सीधा अपन सारी चीजें फटाफट कट टू कट रिवाइज करेंगे। बट अब ये जो लास्ट डेज है ना, मैं आपको समझा के जा रहा हूं, दीज लास्ट डेज आर वेरी 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 क्रूशियल। आपने 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने कितनी मेहनत करी, वो सब मैटर नहीं करता, ठीक है सर। क्यों मैटर नहीं करता? क्या हम 9 महीने से मेहनत कर रहे हैं, 8 महीने से, 3 महीने से, 6 महीने से मेहनत कर रहे हैं, वो सब कोई मैटर ही नहीं करता, इट मैटर्स। बट लास्ट का टाइम जो होता है ना, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम, ठीक है। अगर ये टाइम अच्छे से मेहनत कर ली ना, तो वो 9 महीने, 8 महीने, 10 महीने की मेहनत का रिवॉर्ड मिलेगा। पर अगर उतने टाइम से मेहनत करते आ रहे हो और ये लास्ट में बस थोड़ा सा अगर अपने आप को नहीं संभाल पाए ना, तो वो सब वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस समय अपने आप को मतलब कॉन्सेप्चुअली से ज्यादा ना मेंटली स्ट्रांग जरूर रखना, ठीक है। थोड़ा थोड़ा ऐसा बार बार कुछ ऐसा पैनिक अटैक आ जाते हैं, हमको डाउट होने लग जाता है, ये सब चीजें मत करना, यू विल डू इट वेरी वेल। और ये सबके साथ कॉमन चीजें हो रही हैं, आपके साथ नहीं हो रही है सिर्फ कि आप भूल जा रहे हो या ऐसा लग रहा है मेरे को याद हो रहा है या नहीं हो रहा, सब तुम्हें याद हो रहा है। तुम अच्छे से सिर्फ पढ़ाई करो, ट्रस्ट मी, तुम्हें याद हो रहा है। अगर तुम याद कर रहे हो ना, चीजें याद है, पेपर में प्रेशर डालोगे, याद आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। कोई भी डाउट रहे, कुछ भी दिक्कत रहे, यू कैन कॉमेंट हेयर और यू कैन send DM on the Telegram or WhatsApp, anywhere you want to contact me, you can contact। अब मैं सिर्फ तुमसे एक और लाइव में मिलूंगा, और मैं चाहता हूं, देखो लास्ट के अब जितने दिन है ना, उतने दिन तुम अच्छे से मेहनत करो, एंड आई डोंट वांट टू सी यू लाइव अगेन इन माय लाइव और May 2026 अटेम्प्ट। मैं तो जनवरी के बाद दोबारा लाइव आ जाऊंगा यूट्यूब पे, कुछ ना कुछ सेशन लेने, कुछ लेने, मेरे को यही नाम दोबारा उसके अंदर नहीं चाहिए, ठीक है। मैं चाहता हूं कि अब जब आओ तो ये लिखने आना, सर मेरा क्लियर हो गया, मैं पास हो गया, मैं पास हो गई, दैट इज ऑल व्हाट आई वांट, ठीक है। तो प्लीज लास्ट के टाइम में बहुत अच्छे से मेहनत करो, एंड फॉर द लास्ट टाइम आई एम सेइंग यू, for your attempt, I am saying you that keep working very very hard as someone somewhere is waiting for your success. Thank you so much, take care, टाटा, बाय बाय। और अगर इस चैनल से कुछ भी हेल्प मिली हो तो डेफिनेटली जरूर अपना कमेंट दे के जाना फीडबैक में, ठीक है। और वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलेंगे इन सम न्यू वीडियोस, इन सम न्यू सेशन, एंड सी यू वेरी सून। तब तक अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है। टेलीग्राम में अपन कनेक्टेड हैं, MCQ में पधार जाना, बाकी और जो सारी चीजें रहेंगी वो तुम तक पहुंचती रहेंगी, ठीक है, ठीक है सर। चलो टेक केयर, टाटा, बाय बाय।